जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्री विद बातम में। आप सभी लोगों की क्लासेस 2-3 दिन पहले नहीं चल पा रही थी, इसका कारण मैंने कल बताया भी था और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी सूचना दी थी। हमें आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैंने कल चर्चा कर ली थी। आप लोगों ने देख भी लिया होगा वीडियोज़ को। और अगर बात करूँ तो हम स्टार्ट करेंगे आज आप लोगों के साथ में वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। चूँकि देखिए इससे पहले अगर बात की जाए तो हमको हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लेना चाहिए था, हड़प या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, उसको कवर कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने देखा जिसमें आपका ये चैप्टर पहले रखा हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक जो बुक्स हैं हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, उसमें आपका ये पहले दिया गया तो मैंने सोचा कि उसी क्रम में हम रखें ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आपके जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उसी तरह क्रम में चलते हैं। चूँकि देखिए सबसे पहले हम इस वैदिक संस्कृति को ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता को कवर कर लेंगे। आगे-पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंटेंट क्वालिटी जो होगी, जो आपका जितना कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो लगभग-लगभग आपका उतना रहेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से वैदिक संस्कृति में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धार्मिक संगठन का क्या महत्व रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ रही उसमें, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और बात की जाए वैदिक संस्कृति की, तो वैदिक संस्कृति में हम मुख्यतः बात करते हैं, आर्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वेदों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैदिक संस्कृति इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है, ये फिलहाल कल का थंबनेल था, लेकिन इंट्रोडक्शंस आज ही हम वहीं से शुरुआत करते हैं, आगे से स्टार्टिंग करेंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का है। वैदिक युग की जीवन शैली, मान्यताएं, धर्म, समाज और उपलब्धियां, इस तरह की चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या और कैसे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। आज बात करें तो हमें देखना है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल कह सकते हैं। ऑब्लिक क्लास में काल लिख देता हूं। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो वैदिक संस्कृति या वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली चीज बात आती है कि इसका समय कब से कब तक का माना गया। तो वैदिक संस्कृति जो हमारी है ये 1500 बीसी से लेकर के हम 600 बीसी तक के आसपास जो है काल माना गया है। इस काल को माना गया है कि ये क्या है, ये वैदिक संस्कृति या वैदिक काल का हमारा समय है। वैदिक संस्कृति को हम बात करें तो पुरातात्विक जो ये हमारी वैदिक संस्कृति है किस पर आधारित है, तो ये एक तरीके से साहित्यिक स्रोतों पर आधारित है। साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा ये उसकी अपेक्षा कम प्रमाणिक माने जा सकते हैं, लेकिन पुरातात्विक सोच हमारे जो होते हैं वो अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। लेकिन जो भी चीजें लिखी गई हैं उसी के आधार पर हम इतिहास को जानने का अध्ययन करेंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उस समय की क्या व्यवस्थाएं रही हैं, कैसा समाज रहा है, किस प्रकार के वहाँ की राज्य व्यवस्था रही, राजनीतिक संगठन कैसे रहे हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था रही है। तो हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा एक सिस्टमैटिक वे में कवर भी हो जाए और आने वाले जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम्स में वो आपके छूटने ना पाए। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैंने कल बताया था हम किस क्रम में पढ़ेंगे। हम पहले क्या देखेंगे, इसका काल विभाजन देखेंगे कि इसका काल विभाजन किस आधार पर कितने भागों में किया गया है। और क्या पढ़ेंगे इसका हम भौगोलिक भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है, यानी कि इसके बारे में कहाँ-कहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। उसके बारे में जानकारी प्राप्त चर्चा करेंगे। और क्या देखेंगे हम, उस समय की वैध अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी? उस समय की राजनीतिक संगठन या राजतंत्र
व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक संगठन कैसा था, राज्य व्यवस्था कैसी थी, उस समय का सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। और उस समय का धार्मिक संगठन कैसा था, धार्मिक संगठन कैसा था। तो हम इन सभी चीजों के बारे में एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आपका सिलेबस है, और भी अगर बात करें जो आने वाले कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, उसमें भी काफी आपका बेनिफिशियल है। तो उससे पढ़ने का फायदा ये होगा कि अब ये नहीं कि आधी चीजें इधर की पढ़ें, आधी चीजें उधर की पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हम सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काल विभाजन की बात करते हैं। काल विभाजन, तो वैदिक संस्कृति में काल विभाजन की बात की जाए, तो अगर हम देखते हैं तो काल विभाजन, इसको वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा। पहला हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा पहला होगा वो है ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और हमारा दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। अब जो पूरा ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। अब कितना समय हमारा ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आएगा, उसको हम जान लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय माना गया है वो आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना गया है। ये क्या है, ये माना गया आपका पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय माना गया है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात की गई है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका जो समय माना गया है ये 1000 बीसी से लेकर के आपका 600 बीसी तक, ये कब का कौन सा काल है हमारा, उत्तर वैदिक काल में आएगा। चूंकि हम इसके बारे में जो भी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे एक तरीके से। जैसे चाहे तो उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में, अर्थव्यवस्था क्या रही है, राज्य व्यवस्था क्या रही है, राजनीतिक संगठन कौन से रहे उस समय के दौरान, और बात की जाए धार्मिक, इस तरह की चीजें जो भी नहीं, फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ लें, तो उस तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका मैं कोशिश करूंगा कि हम जो पढ़ेंगे, जिससे पहले स्टार्ट करेंगे हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में हम पहले ऋग्वैदिक काल अर्थव्यवस्था, और उसके जस्ट बाद में ही हम उत्तर वैदिक काल अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि हमको दोनों कालों की तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा कि अच्छा इस काल में क्या रहा है, फिर दूसरे जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या चेंजेस रहा है। इसका फायदा क्या देखने को मिलेगा? इसका फायदा ये देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी थोड़ा ठीक-ठाक लेवल पे तैयारी में जाते हैं, जैसे कि अगर बात करें यूपीपीसीएस वगैरह का मेंस एग्जाम की बात की जाए, या यूपीएससी की अगर बात कर लें, तो उसमें आपको क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से देखने को मिल सकता है? उसमें मिल सकता है, कह सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल का समालोचनात्मक अ, विवेचन विवेचना कीजिए, या कुछ ऐसा लिख के दे सकता है। तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र में तो कुछ भी दे सकता है, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। तो हम जब दोनों चीज़ों को आपस में एक साथ पढ़ते जाएँगे तो हमको थोड़ा-सा ज़्यादा रियलाइज़ लगेगा कि अच्छा ऋग्वैदिक काल में ऐसा रहा है, फिर आगे चल के थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ। चूँकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएँगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा, और जब अंतर होगा उसी परिवर्तन के आधार पे ही क्या हो जाएगा, काल का डिवीज़न हो जाएगा, कि मतलब एक काल जो ये पहले रहा है, और जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के बाद का जो समय माना गया है वो दूसरे काल में चला जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जो लोग को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं कागज पे। तो इसमें हम क्या चीज को पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति की बात आती है। तो वैदिक संस्कृति में स्टार्टिंग से हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वैदिक संस्कृति,
या वैदिक काल। तो पहला पॉइंट ये है कि वैदिक शब्द कैसे बना है? तो ये बना हुआ है आपका वेद से। वैदिक शब्द जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? वैदिक शब्द जो बना हुआ है, वो बना हुआ है वेद से। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वैदिक शब्द बना हुआ है वेद से। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगर संस्कृत में बात की जाए, तो जो ये किस धातु से बना हुआ है? तो ये संस्कृत में किस धातु से बना हुआ है? विद धातु से भी बना हुआ है। तो 2 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि वेद का मतलब क्या हो जाएगा? वेद का मतलब हो जाएगा ज्ञान। और संस्कृत में किस धातु से बना हुआ है? तो संस्कृत में विद धातु से बना हुआ है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी होंगी। वेदों को और क्या कहा जाता है? तो वेदों की अगर बात की जाए, तो वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि श्रुति या संहिता किसे कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है। इसमें हम ज्यादातर चीजें किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे इसमें आर्यों के बारे में। आर्य के बारे में। आर्यों के बारे में। तो पॉइंट ये आता है कि आर्यों को लेकर के काफी लोगों का मानना है कि आर्य भारतीय निवासी रहे हैं, भारत के मूल निवासी रहे हैं। और कई लोगों का मानना है कि आर्य ईरान के रास्ते, यूरोप, इस तरीके से अलग-अलग देशों से भारत में आए हुए हैं। जैसे कि मैक्स मुलर का मत है। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो आर्य आए हैं, वो ईरान के रास्ते, जो सप्त सैंधव क्षेत्र है हमारा, 7 नदियों का क्षेत्र है, उससे होते हुए भारत उस क्षेत्र में आए हैं, ईरान के रास्ते आए हैं। चूँकि अगर बात करें तो एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, उनका मानना है, वो कह रहे हैं कि आर्य अ, किसी अन्य देश से ना आकर के भारत के ही निवासी एक तरीके से रहे हैं। तो वो बताते हैं, जो अविनाश ये हैं, अविनाश चंद्र दास हैं, ये बताते हैं कि उस समय काल में, पूर्ववर्ती काल में, जब जो आर्यों का जो गुट रहा है, वो 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित होने का कारण क्या रहा है? क्योंकि जो गुट रहा है, वो आप मान लीजिए कि देवों का उपासक रहा है, और दूसरा भाग जो रहा है, वो एक तरीके से असुरों का उपासक रहा है। तो इन दोनों के मध्य जो है संघर्ष की स्थिति हुई, और संघर्ष की स्थिति होने पर क्या हुआ कि जो देवों के उपासक रहे हैं और जो असुरों के उपासक, तो असुर के उपासक आर्य जो है वो हार गए, परास्त हो गए। और परास्त होने के बाद वो क्या हुआ कि वो ईरान की ओर प्रस्थान कर गए, ईरान की ओर चले गए। तो कुछ इन लोगों का अपना अलग-अलग मत है, अलग-अलग जो इतिहासकार हैं, वो अपना अलग-अलग मत मानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आर्यों की, तो अब यहाँ पर आर्य शब्द की बात की जाए, आर्य शब्द की, तो आर्य शब्द का सबसे पहले 1853 में किसने, जो मैक्स मूलर हैं, कौन? मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? तो 1853 में प्रयोग किया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य को श्रेष्ठ माना गया है कि वो काफी ज्यादा श्रेष्ठ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, और शारीरिक तौर पर भी वो काफी ज्यादा कुशल श्रेष्ठ रहे हैं। तो वो चीजें हैं, होती हैं। तो हालांकि वैदिक साहित्य की अगर बात की जाए, तो माना गया है कि जो मध्य एशियाई जनजातीय समुदाय रहा है, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये आर्य जो है। तो उसके रूप में इन लोगों को प्रयुक्त किया गया है, मतलब जनजातीय के रूप में इनको प्रयुक्त किया गया है। अगर बात की जाए, तो आर्य जो है अलग-अलग प्रदेशों से, अलग-अलग क्षेत्रों से, माना गया कि अलग-अलग कालखंड में, अलग-अलग क्षेत्रों में ये लोग गए होंगे। आर्यों के बारे में अगर बात करें, तो देखते हैं कि आर्यों को युद्ध के बारे में भी जानकारी थी, क्योंकि घोड़ों के बाद से ये परिचित थे, शस्त्रों से परिचित थे। ये सारी ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अभी हम जब ऋग वैदिक काल में आगे देखेंगे, तो वहां पर क्या उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, सॉरी,
उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि लोहे की खोज के बाद जो है ये लोग जहाँ अपना अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करते थे और कृषि वगैरह के बारे में भी हमको जानकारी देखने को मिलती है। तो उस क्रम में हम आगे बात करेंगे। आगे देखते हैं तो इसका भौगोलिक विस्तार की बात की जाए कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक रहा है। तो भौगोलिक विस्तार, जो भौगोलिक विस्तार रहा है आर्यों की अगर बात करें, भौगोलिक विस्तार के बारे में हमें जानकारी कहाँ-कहाँ से देखने को मिलती है। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में तो ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में अगर बात की जाए, तो ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में बात की जाए तो इनकी जानकारी हमें कहाँ-कहाँ से देखने को मिलती है। काबुल, काबुल में एक नदी है कुंभा शायद, ठीक है? कुंभा नदी है। तो उस वहाँ से लेकर के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र रहा हमारा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र रहा है, उत्तर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो रहा है, तो वहाँ तक के इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए आर्यों के बारे में जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? मुख्यतः आर्यों के बारे में जानकारी जो देखने को मिलती है हमको वो सप्त सैंधव प्रदेश से देखने को मिलती है। कहाँ से देखने को मिलती है? मुख्यतः आर्यों के बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सप्त सैंधव प्रदेश से जानकारी देखने को मिलती है। अब सप्त सैंधव प्रदेश से किस लिए जानकारी मिलती है? क्योंकि जो यही अभी बताया था मैंने कि ये जो अविनाश चंद्र हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, इन्होंने बताया था कि आर्य एक तरीके से मूलतः भारत के निवासी रहे हैं और इनका जो निवास स्थान क्षेत्र रहा है वो लगभग सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में मिलता है। तो मुख्यतः जो जानकारी अधिकतर देखने को मिलेगी हमें ये सप्त सैंधव क्षेत्र। अब बात आती है कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्या होगा? तो सप्त सैंधव क्षेत्र जो होगा वो आपका 7 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाएगा। तो देख लेते हैं वो 7 नदियाँ कौन-कौन सी हमारी होंगी। जो 7 नदियों की अगर बात करें सप्त सैंधव क्षेत्र में, जैसे सबसे पहले हम हमारी कौन सी नदी आएगी? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, 1, 2, 3, 4 और व्यास। सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज और 7वें नंबर पे हमारी आ जाएगी सरस्वती। तो ये 7 नदियाँ हैं। इन 7 नदियों के का जो क्षेत्र है, उसके आस-पास का जो क्षेत्र है, उसे क्या कहा गया? सप्तसैंधव प्रदेश कहा गया। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका जो 7 नदियाँ हैं, इनका जो पुराना नाम है प्राचीन नाम है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे कि बात की जाए तो सिंधु के बारे में पॉइंट याद रखेंगे, ये सबसे सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी। अब यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सरस्वती की अगर बात की जाए, तो ये आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता था। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था और जो सिंधु नदी है, ये महत्वपूर्ण नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछा जाए, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा जा सकता है? अगर कहा जाए कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी थी? तब क्या ऑप्शन में लगाएँगे? सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो हमारी जो होगी वो सिंधु ऑप्शन सही होगा, सिंधु सही होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन-सी होगी? तो पवित्र नदी हो जाएगी सरस्वती। सरस्वती नदी को और अन्य नामों से जानते हैं, मातेत्मा नाम याद रखेंगे, दूसरा नदीत्मा। तो ये दोनों नाम भी ध्यान रखेंगे, मातेत्मा या नदीत्मा जो नाम है वो किसके नाम है? ये जो वैदिक संस्कृति में सरस्वती नदी है, उसके नाम हैं। फिर उसके बाद
चिनाब वगैरह की बात की जाए तो चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी, झेलम, ये जो चिनाब का प्राचीन नाम हो जाएगा अस्कनी, झेलम का दूसरा प्राचीन नाम हो जाएगा विस्तता, रावी का हमारा नाम हो जाएगा पुरुषड़ी, और व्यास का विपाशा, और जो ये सतलज है इसका शतुद्री होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जो सतलज नदी होगी इसका जो नाम हो जाएगा शतुद्री। तो ये नदियां हैं। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी होगी, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, झेलम का विस्तृता, रावी का पुरुषरी। इसी रावी नदी पुरुषरी नदी के तट पर क्या हमको देखने को मिलता है? 10 राज युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि ये विषय में जानकारी अगर पूछा जाए कि दोनों नदियों के तरीके से नाम दिया जा सकता है। इधर शायद यूपी पुलिस वगैरह में आया था तो शायद वहां पर प्रोत्साहित दे दिया था। तो चाहे आपसे पूछा जाए कि दशराज युद्ध का वर्णन किस नदी के तट पर किया गया है या ये किस नदी के तट पर इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो प्रोत्साहित भी दे सकता है और रावी भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं। विपाशा जो व्यास है उसका प्राचीन नाम विपाशा, सतलज सतुद्री, सरस्वती सबसे पवित्र नदी और मातेत्मा नदीत्मा, ये दोनों इसके नाम जाएंगे। तो यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन और कैसे दे सकता है? एक काम ये कर सकता है कि एक तरफ अगर हम बात करें आपका बीए या एमए की क्लासेस की अगर बात करें, तो किसी नदी का नाम दे देगा, जैसे कुछ दे दिया चिनाब, पूछ लेगा कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम, ऑप्शन में आपका विस्तृता, कुसड़ी, विपाशा, अस्किनी इस तरीके से दे देगा। तो इस तरीके से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे सकता है। अगर थोड़ा-सा लेवल अगर बढ़ा के बात करें तो क्या कर देगा? 3-4 नदियों को इधर लिखेगा, एक तरफ नदी और वर्तमान जो भी हमारा प्रचलित नाम इनका है और दूसरी तरफ उसका प्राचीन नाम लिख देगा। अब पूछा जाएगा कि आपका कि इन नदियों के जो प्राचीन नाम है उनसे मिलान करिए। और तीसरा पैटर्न क्या बना सकता है क्वेश्चन का? अब यहाँ पर एक काम कर सकता है कि रावी पुरुषवी जो हमको पता रहता है, दूसरा सतला सतदी दे दिया, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया। यहाँ पर चिनाब की जगह पर विस्तृता कर दिया और झेलम की जगह पर कोई और नदी का विपाशा का नाम दे दिया। अब पूछ सकता है कि इसमें से कितने कथन सही हैं या कितने कथन गलत हैं। तो उस तरीके से अलग-अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा नदियों से रिलेटेड। 2 पॉइंट विशेष करके ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी हमारी सिंधु नदी की बात की गई है उसमें, और सबसे प्राचीन नदी की बात करें तो सबसे प्राचीन नदी की बात करें तो वो ये सरस्वती की बात की गई है। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसको ले सकते हैं आप सभी लोग। 1 सेकंड। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि अब जो शुरुआत करना है हमको उसी क्रम में जिस क्रम में हम बात कर रहे थे, कैसे हमको इसकी स्टार्टिंग करनी, किस तरीके से हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज क्या देखने को मिली है कि आर्यों का जो ये प्रारंभिक आर्य रहे हैं, इनका जो प्रमुख एक तरीके से जो क्षेत्र रहा है जीवन का, जो जीवन यापन का, वो सप्त सैंधव क्षेत्र ही रहा है। यही 7 नदियां हैं, इसी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। अब आइए उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। यहाँ वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो मैंने बताया कि हम उसी क्रम में देखेंगे जहां पर एक तरीके से ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल, उसके बाद देखेंगे। तो दोनों को एक ही साथ देख लेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। फिर दोनों को हम राजनीति के बारे में एक ही साथ देख लेंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से, पहले एक का फिर उसके बाद जस्ट तुरंत दूसरे का। तो
तो हम जब बात करते हैं कि वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। तो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, तो चूंकि ये वैदिक जो संस्कृति रही है, ये मूलतः किस प्रकार की संस्कृति रही है? तो जो वैदिक संस्कृति रही है, अ, वैदिक संस्कृति मूलतः आपकी रही है, वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति रही है, ग्रामीण संस्कृति रही है। अब यहाँ पे बात आती है, जब वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति रही है, तो ग्रामीण संस्कृति रहे गांव में क्या होगा? गांव में पशुपालन होगा, कृषि होगा, ये सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। तो जो ऋग वैदिक कालीन संस्कृति की बात करते हैं, तो ऋग वैदिक कालीन आर्थिक गतिविधियों की अगर बात करें, ऋग वैदिक कालीन आर्थिक गतिविधियों की बात करें, तो ऋग वैदिक साहित्य में हम क्या बता सकते हैं इसमें कि ऋग वैदिक साहित्य में ऋग वैदिक साहित्य में ऋग वैदिक साहित्य में आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक गतिविधियों में ऋग वैदिक साहित्य में आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन, यहां पर क्या रहा है? पशुपालन का सर्वाधिक सर्वाधिक महत्व रहा है। किसका रहा है? सर्वाधिक महत्व किसका रहा है? ऋग वैदिक कालीन अगर बात की जाए अथवा अर्थव्यवस्था में या आर्थिक गतिविधियों में, तो पशुपालन का सर्वाधिक महत्व रहा है। अब किस प्रकार से हमको पता चलता है कि पशुपालन का सर्वाधिक महत्व रहा है? पॉइंट ये भी आता है। तो बात की जाए कि इसका महत्व किस तरीके से हमको पता चलता है, तो हम देखते हैं कि पशुओं की रक्षा के लिए क्या बात करते हैं? पशुओं की रक्षा के लिए पशुओं की रक्षा के लिए पशुओं की रक्षा के लिए मंत्रों एवं प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। मंत्रों एवं प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। तो पशुओं की रक्षा के लिए हमें मंत्रों एवं प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। इसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि इस समय पशुओं का सर्वाधिक महत्व रहा है, जानकारी मिलती है। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, जो भी लोग हैं यहाँ से। आगे देखते हैं। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो विभिन्न विभिन्न अलग अलग तरीके से अगर बात करें, तो पशुओं में हमको अलग अलग प्रकार से जानकारी और देखने को मिलती है। जैसे क्या देखने को मिलता है हमको इस काल में, जैसे कि चूंकि बात की जाए महत्वपूर्ण पशु गाय रही है इस काल की बात करते हैं, और जानकारी क्या मिलती है, तो जो गाय महत्वपूर्ण पशु के रूप में रही है, गाय का काम एक तरीके से वस्त्र विनिमय के लिए भी इस समय किया जाता था कि लोग गाय दे देते थे, उसके बदले अनाज ले लेते थे, फिर वो गाय किसी और को देते, तो वो महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। और अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, बताया जा सकता है कि हाँ, इस काल में जो पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। जैसे आपको एक शब्द देखने को मिलेगा इसमें, जैसे राजा के लिए एक शब्द यूज किया गया है। राजा के लिए एक शब्द यूज किया गया है, गोपति। ठीक है। राजा के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है?
गोपति। राजा के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो वो कौन सा यूज किया गया है? राजा के लिए एक शब्द यूज किया गया है, गोपति शब्द का यूज किया गया है। समय के लिए अगर बात की जाए तो समय के लिए एक शब्द यूज किया गया है आपका गवयुति। शब्द क्या है? गवयुति। तो समय के लिए गवयुत शब्द का उपयोग, तो यहाँ पर मोस्टली गाय से संबंधित शब्द ही सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में देखने को मिल पा रहे हैं। तो राजा के लिए गोपति, समय के लिए गवयुत, इस प्रकार के जो शब्द हमको देखने को मिलते हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक प्रकार से गाय से संबंधित जानकारी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद एक सेकंड, यहाँ समय के लिए आपका जो हो जाएगा वो गवयुत नहीं होगा। समय के लिए यहाँ पर गोधूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो आपका राजा के लिए गोपति शब्द का इस्तेमाल किया गया था, समय के लिए गोधूल धूल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और अगर बात करें तो एक शब्द है दूरी के लिए गवयुति शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दूरी के लिए गवयुत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये अलग-अलग प्रकार के जो शब्द देखने को मिलते हैं, इन शब्दों के आधार पर ये बताया जा सकता है कि समय गाय या पशुओं के विशेष महत्व जानकारी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बात करें जैसे कि यहाँ पर ऋग वैदिक काल की बात करें तो इसमें और क्या जानकारी मिलती है? हालाँकि कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन तुलना करें पशुपालन की अपेक्षा तो उतनी मात्रा में इसके बारे में जानकारी यहाँ पर मतलब जानकारी कृषि की तो होती है। कृषि के खेती-बाड़ी करते हो रहे होंगे ये लोग, क्योंकि ग्रामीण सभ्यता रही है तो खेती-बाड़ी का तो होना ही है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पर अधिशेष उत्पादन के हमको साक्ष्य उस तरीके से प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि अगर अधिशेष उत्पादन मतलब एक तरीके से जितना हमको उत्पादन हुआ है अपने यूज़ के लिए जो बचा हुआ उत्पादन वो हमारा अधिशेष उत्पादन हो जाएगा। यहाँ पर अधिशेष उत्पादन के उस प्रकार के साक्ष्य देखने को नहीं मिले। क्योंकि अधिशेष उत्पादन होता तो फिर व्यापारिक स्थितियाँ देखने को मिलती, क्योंकि हमारा जो बचा हुआ है हम आज मान लेते हैं कि गेहूँ लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो जितना ज़रूरत है आवश्यकता के अनुसार हम अपने भोजन के लिए रख लेंगे। फिर जो बचा हुआ उसको क्या करते हैं, उसको हम कहीं न कहीं बाज़ार में जाकर बेचते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलती है। अधिशेष उत्पादन के साक्ष्य वगैरह देखने को वो नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ कह सकते हैं इसमें क्या चीज़ हो सकता है कि कृषि से संबंधित जानकारी तो हमको देखने को मिलती है, कृषि से संबंधित भी जानकारी देखने को मिलती है। और इसमें अलग-अलग फसलों के भी प्रमाण मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए यव, विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए यव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें अलग-अलग जैसे जौ, गेहूँ, बाजरा, इस तरीके से फसलों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमको किसमें देखने को मिलती है? ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो अब और बात क्या मिलता है? यहाँ पर किसी भी प्रकार के सिक्कों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिक्कों के प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि इस समय बात अर्थव्यवस्था की हो रही है, तो क्या अर्थव्यवस्था में हमारा सिक्का या कुछ सामान खरीदना है या बेचना है, तो वो कैसे होता था? तो सिक्कों के प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हमें मूलतः क्या देखने को मिलता है, जो व्यापार वगैरह की स्थिति रही है, मतलब व्यापार की बात करें तो कुछ कुछ सामान खरीद कुछ लेना है, कुछ ज़रूरत है, किसी को कोई सामान दूसरे को ज़रूरत है, तो वो जो देखने को मिलता है व्यापार, ये किस प्रकार से, एक प्रकार से वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। तो वस्तु विनिमय में क्या हो जाएगा कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को
देना या लेना। जैसे किसी के पास गेहूँ उत्पादन हुआ, अब किसी को गेहूँ की आवश्यकता है, उसके पास गाय ज़्यादा हैं, तो अपनी एक गाय को दे कर के वो गेहूँ ले लेगा या चावल ले लेगा, जो भी उसको ज़रूरत है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर देखने को भी हमको मिलती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका, अगर इतना चीज़ें जो हैं ये दिखाई गई। फिर आगे बात करें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में और कुछ चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं? एक सेकंड। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिल्पकार जैसे चर्मकार इस तरीके के धातुकार इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इतना जो रहेगा आपका ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में आपका इतना रहेगा। तो आज ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में लगभग आपका इतना कवर करा दिया गया है। एक बार थोड़ा बहुत फिर से देख लेते हैं रिवाइज़ करने के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। कि हमारी जो वैदिक संस्कृति रही है, वैदिक संस्कृति का काल क्या रहा है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का इसका काल रहा है। वैदिक संस्कृति के काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक को उत्तर वैदिक काल, दूसरे को पूर्व वैदिक काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल सॉरी एक को ऋग वैदिक काल, दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो जो ऋग वैदिक काल है उसका समय क्या रहा है? ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका जो समय है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक 1000 बीसी तक का जो समय माना गया वो आपका माना गया है कि ऋग्वैदिक काल का समय माना गया। दूसरी बात करें तो जो आपका उम, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर, तो उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो समय माना गया है ये कब से कब तक का माना गया है? ये आपका माना गया है, ये 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का माना गया। आगे हमने देखा वैदिक संस्कृति, तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। और ये जो वेद शब्द बना है ये संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है। वेदों को श्रुति या संहिता भी कहा जाता है, तो ये चीज हमने देख ली। आगे बात क्या किया कि आर्यों के बारे में जानकारी देखा कि कई लोगों का अलग अलग प्रकार का मत है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत सप्त सिंधु प्रदेश में आए, जैसे कि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास की बात की जाए तो उनका मानना है कि आर्य मूलतः एक प्रकार से भारतीय ही निवासी रहे और सप्तसिंधु क्षेत्र में ये रहे। और आर्यों के दो गुटों का विभाजन हुआ और आपस में उनकी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। एक जो गुट रहा है वो देवताओं को उपासक रहा है और दूसरा एक असुरों का। तो वहां के कारण जो है वो जो असुर वर्ग था वो हार गया और वो ईरान चला गया। वो मानते हैं। मैक्स मुलर की बात करें तो मैक्स मुलर का मत है कि आर्य मध्य एशियाई एक प्रकार से क्षेत्रों से आए थे। और बात की जाए तो ये आर्य जो थे ये एक तरीके से मध्य एशियाई जनजातीय समुदाय रहा है जो भारत में सप्तसिंधु प्रदेश में आकर ठहरा और रुका। और फिर यहाँ पर उनके बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर सप्तसिंधु प्रदेशों के बारे में अगर बात की जाए तो किसे सप्तसिंधु क्षेत्र या प्रदेश कहा जाता है। तो विभिन्न जो 7 नदियाँ हैं ये 7 नदियों के जो हमने देखी सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम, व्यास, सतलज, रावी, जो ये सरस्वती इस तरह की नदियाँ हैं जो इसके आस-पास का जो क्षेत्र रहा है वो आपका सप्तसिंधु प्रदेश रहा है, जिसके बारे में हमने देख लिया। और उसका जो प्राचीन नाम रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना होगा कि अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछा जाए तो सिंधु नदी हो जाएगी। अगर सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। फिर उसके बाद की जाए आगे बात करते हैं कि ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में। तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की। तो जो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में वैदिक संस्कृति देखने को क्या मिलती है? मूलतः ग्रामीण मिलती है। जब ग्रामीण संस्कृति मिलती है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि कृषि के प्रमाण देखने को मिलेंगे, कृषि होती होगी, पशुपालन होता होगा, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर ही आधारित देखने को मिलती है। ये चीज़ देखते हैं। फिर एक वैदिक साहित्य में आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन का विशेष महत्व देखने को मिलता है, कि हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से पशुओं का अधिक महत्व रहा है, गाय का अधिक महत्व रहा है। पशुओं की रक्षा के लिए यहाँ पर मंत्रों का, प्रार्थनाओं का साक्ष्य देखने को मिलता है, उनके बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है।
गाय, हाँ, इस काल की बात की जाए तो महत्वपूर्ण एक प्रकार से जो वो पशु रही है। आगे बात करते हैं, घोड़ा भी हालाँकि लोगों के लिए रहा है कि घोड़े का इस्तेमाल ये लोग युद्ध वगैरह के लिए करते हैं, तो घोड़ा भी इस तरीके से रहा है, ऐसा नहीं कि घोड़ा नहीं रहा। फिर हमने आगे क्या चीज़ देखा कि राजा के गाय शब्द की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड जो वर्ड देखने को मिलता है कि राजा के लिए अलग कौन-सा शब्द यूज़ किया गया है, तो गोपति यूज़ यूज़ किया गया है। और समय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो समय के लिए गोधूल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दूरी के लिए गवयुत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये अलग-अलग तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो एक प्रकार से गाय की प्रमुखता को दर्शाते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए जौ शब्द जैसे गेहूँ, जौ इस तरह की फसलों के लिए, चावल इस तरह की फसलों के लिए अलग-अलग प्रकार के जो फसलें हैं उनके लिए जौ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कृषि की बात की जाए तो वो तो हमको देखने को मिलती है, लेकिन ऋग्वेद से व्यापार, सिक्के इस प्रकार के जो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था रही, यहाँ पर हमको व्यापार, सिक्के वगैरह के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और अगर बात करें तो इस समय अधिशेष उत्पादन भी नहीं रहता होगा, क्योंकि अधिशेष उत्पादन होता होगा तो व्यापारिक स्थिति देखने को मिलती। अधिशेष उत्पादन नहीं इसमें रहा होगा। एक तरीके से ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था एक प्रकार से रही है। फिर आगे बात करेंगे जो जो सामान की अगर बात करें तो जो हल्का-फुल्का कुछ होता भी है, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लगभग आपका क्लास में आज इतना ही रहेगा ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में। अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप सभी लोग जो हमारा यूट्यूब चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। अपने लोगों को जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भेजिए। चैनल का नाम डिग्री विद गौतम, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। कंटेंट आपको जो दिया जाएगा वो आपको उठा के देख सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए उसमें आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर बताता भी रहता हूँ कि किस प्रकार से आपका चाहे बीए का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आज के जैसे क्लास मैनुअली लिख के करानी पड़ी, चूँकि टाइम नहीं मिल पाया था स्लाइड वगैरह तैयार करवाने में। तो आपकी जैसे फिलहाल क्लास आपकी होती रहेगी, चाहे मैं मैनुअली पढ़ाऊँ लिख कर के या फिर स्लाइड्स के माध्यम से। फ्लाइट इसलिए करवा देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को एक तरीके से पूरी तरीके से मिल जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें आपका समय बचेगा कि मैं जितनी देर में लिखूँगा, बताऊँगा और बाकी आपको कंटेंट समझाने की रही बात, तो वो मैं बताता रहूँगा। लेकिन क्लास आपकी लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी, चाहे इस तरीके से हो या उस स्लाइड के बेसिस पे हो। नोट्स वगैरह की बात की जाए, तो जल्द ही आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा। इसमें आपको इससे रिलेटेड कंटेंट्स, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएँगे। और सभी लोग नोट्स बनाते भी रहिए, ये नोट्स सिर्फ़ इसमें बीए में ही काम नहीं आएगा, बाकी अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते रहिए और लोगों से बताइए, ताकि अगर मैं आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी ज़्यादा नहीं, कुछ बस केवल आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।